गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। आज हम हिस्ट्री क्लास 12th का चैप्टर 3 जिसका नाम है किंगशिप कास्ट एंड क्लास, इस चैप्टर को अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस माइंडसेट चैनल। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और उसके साइड पे बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप टाइमलाइन देख लीजिए। 600 BCE से लेके 600 CE, इस टाइम फ्रेम की हम इस चैप्टर में बात करेंगे। अब हमने पिछले चैप्टर का थोड़ा सा रेफरेंस इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये चैप्टर 2 था जिसमें हमने किंग्स, फार्मर्स और टाउन्स के बारे में बात की थी। उसमें हमने देखा था कि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी इसी टाइम पीरियड के वक्त में। हमने उसमें महाजनपदास के बारे में देखा था। हमने ये भी देखा था कि कैसे लोग अर्बन एरिया में, यानी कि जहाँ पे ये जो महाजनपदास की कैपिटल थी, लोग वहां पे किस तरीके से रहते थे, और जो गांव वाला एरिया था जहाँ पे लोग किसानी करते थे, वहां पे लोग कैसे रहते थे। अब हम इस पे सम ऑफ दीज चेंजेस जो हमने इनमें इस वक्त में बात की, उसने सोसाइटी को चेंज किया। हमने देखा कि आयरन का यूज होने लग गया था, टूल्स बनने लग गए थे, पैडी को ट्रांसप्लांट किया जाता था जिससे कि एग्रीकल्चर बढ़ा। लोग फॉरेस्ट ड्वेलर्स से अब प्रॉपर परमानेंट रहने लग गए थे, एग्रीकल्चर करने लग गए थे, एक जगह से दूसरी जगह घूम नहीं रहे थे। फॉरेस्ट का एरिया ट्रांसफॉर्म हो गया इस कारण से। क्राफ्ट स्पेशलिस्ट यानी कि आर्टिसंस या कारीगर कह सकते हो, वो आने लगे थे। गिल्ड्स और श्रीन्स की हमने बात की थी कि कैसे एक ग्रुप ऑफ पीपल होते थे, कम्युनिटी बना लेते थे ताकि उनको आराम से सामान मिल सके और वो डिस्ट्रीब्यूट कर सके। तो हमने इन सब चीजों के बारे में देखा। अब ये सब चीजें जो हमें पता चली, हिस्टोरियंस ऑफन यूज टेक्सचुअल ट्रेडिशंस, जो भी उस वक्त की चीजें मिलती हैं उनसे समझने की कोशिश की जाती है। कुछ टेक्स्ट जो हमें मिलते हैं वो हमें बताते हैं उस वक्त के नॉर्म्स। नॉर्म्स क्या होते हैं? कुछ बातें जो सोसाइटी मानती है, कि ऐसे कहते हैं ना कि यार ये तो माना जाता है, सोसाइटी में ऐसा ही होता है। जो ऐसा ही होता है वाली बातें होती है ना, वो कहीं कहीं पे लिखी होती हैं और आपको खुद समझनी पड़ती हैं। कुछ बातें डिस्क्राइब की गई थी या ओकेजनली कमेंट किया गया कि सोशल सिचुएशन ऐसी थी कि जैसे हमने देखा कि वुमेन के पास अपना लैंड नहीं होता था। तो ये बात कहीं पे हमें दिखी नहीं थी कि ऐसा स्पेशली लिखा हो कि वुमेन को लैंड रखने का अधिकार नहीं है। लेकिन ये बात कहाँ से दिखर कर आई कि कोई एग्जाम्पल नहीं मिला हमें किसी वुमन का, सिर्फ एक प्रभावती गुप्ता का एग्जाम्पल मिला। तो ऐसे करके हमें चीजें पता चली थी। इंस्क्रिप्शंस जो कि आपको पिछले चैप्टर में हमने अशोका के इंस्क्रिप्शंस और कुछ चीजें दिखाई थी, उनसे भी हमें काफी कुछ पता चला था कि सोशल कैटेगरीज कैसी थी, लोग किस तरीके से रहते थे। लेकिन मैंने जब पिछला चैप्टर एंड किया था तब भी मैंने ये कहा था कि अगर कोई आपको इंस्क्रिप्शन मिला है, स्टोन पे कुछ लिखा हुआ मिला है, ये स्टोन पे किंग ने लिखवाया है, तो क्या किंग अपनी बुराई लिखवा देगा कि लिख दो कि मैं बहुत बुरा राजा हूं? ऐसा कभी भी नहीं होगा। राजा हमेशा अपनी प्रेज लिखवाएगा। तो जब भी आप कोई टेक्स्ट पढ़ते हो आपको याद रखना होगा कि वो किसने लिखा, क्यों लिखा, क्या लिखा और whom, किसके लिए लिखा। ऐसा भी था ना कि कुछ पोएट्स या कुछ लोग राजा की तारीफ लिख देते थे, तो किसने लिखा, किसके लिए लिखा और क्यों लिखा, ये सब बातें हमें याद रखनी पड़ती हैं। टेक्स्ट हमें समझने पड़ते हैं और जिनसे हमें सोसाइटी के बारे में भी पता चलता है। अब इस चैप्टर में हम महाभारत के बारे में देखेंगे। महाभारत एक टेक्स्ट है जिसको आप लोगों में से कुछ लोगों को पता होगा कि महाभारत एक स्टोरी है बेसिकली वॉर की, जो दो भाइयों के, पांडव और कौरव के बीच में जो लड़ाई हुई थी उसके ऊपर ये महाभारत एक स्टोरी है। क्लोजल एपिक है, लेकिन इसके 1 लाख वर्सेस होते हैं छंद।
1,00,000 छंद हैं महाभारत के, जिसमें हमें वाइड रेंज ऑफ सोशल कैटेगरी मिलती है। तो आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी वर्सेस आर देयर, तो आपको पता होना चाहिए कि लगभग 1,00,000 वर्सेस हैं हमारे महाभारत में, जिनसे हमें सोशल कैटेगरी पता चलती है। इससे हमें पता चलता है कि क्षत्रिय धर्म, ब्राह्मण धर्म और वो लोग क्या काम करते थे, क्षत्रिय क्लास, ब्राह्मण, ये सब हमें पता चलता है। अभी जो महाभारत लिखी गई, ये माना जाता है लगभग 1000 साल पहले, यानी कि 500 BCE ऑनवर्ड्स ये पीरियड में ये कंपोज हुई थी। कुछ स्टोरीज सर्कुलेट हुई, लेकिन सेंट्रल स्टोरी, जो मेन स्टोरी है, वो 2 कजिन्स के बीच में है, जो कि मैंने आपको कहा, कौरव और पांडव, उनके बीच में है कि लेइंग नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर ऑफ वेरियस सोशल ग्रुप्स। प्रिंसिपल कैरेक्टर सीम टू फॉलो दीज नॉर्म्स, जो कि कन्फर्मिटी होती थी कि माना जाता है कि जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो उन सोशल ग्रुप्स से बिलोंग करते थे और जो सोसाइटी में कहा जाता था उस हिसाब से काम करते थे। अब महाभारत के कितने सारे एडिशंस हैं क्रिटिकली, अब हम उस बात के बारे में, ये चैप्टर आपको लगभग महाभारत के बारे में काफी कुछ बता देगा। 1919 under the leadership of Indian संस्कृतिस्ट V.S. सुक्तांकर, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप याद कर लीजिएगा। ये लीडरशिप यानी कि ये लीडर थे, इनकी एक पूरी टीम थी स्कॉलर्स की, और इन्होंने क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत प्रिपेयर किया कि हम महाभारत के एडिशंस को लेंगे और प्रिपेयर करेंगे कि एग्जैक्टली इसमें क्या था। इनिशियली इनका काम ये था कि जो संस्कृत में लिखी गई महाभारत के अलग अलग जगहों पे वर्सेस हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, उनको वेराइटी ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में, हमारे देश में अलग अलग जगहों पे भाषा बदल जाती है, लोगों के तौर तरीके बदल जाते हैं, तो महाभारत की स्टोरी थोड़ी थोड़ी जगहों पे चेंज हो गई। तो इन्होंने कहा ठीक है, हम इन जगहों से इनको उठाएंगे और काम करना शुरू कर देंगे। कंपेयर करना शुरू किया गया अलग अलग जगहों के टेक्स्ट्स को। अल्टीमेटली उन्हें ये रियलाइज हुआ कि सेवरल वॉल्यूम्स में उन्होंने अपने इस काम को जो इन्होंने करना शुरू किया था, इसे पब्लिश किया गया लगभग 13,000 पेजेस में। इस प्रोजेक्ट को, जो हमें बड़ा आसान सा लग रहा है कि अलग अलग जगहों पे महाभारत के थोड़े थोड़े चेंजेस होंगे, उनको उठा के कंपाइल कर देंगे और काम करना शुरू कर दिया होगा, 13,000 पेजेस बन गए, कोई बात नहीं। लेकिन उनको 47 years लग गए इस काम में। 2 things that became apparent were there were several common elements in Sanskrit version of the story evident in manuscripts found। संस्कृत के जो वर्ड्स में चीजें मिली उनसे काफी कॉमन थे ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट, कश्मीर से लेके नेपाल तक, केरला से लेके तमिलनाडु जो साउथ में है, हमें काफी सारे कॉमन एलिमेंट्स मिले। ये तो एक बात हो गई। ऑल्सो जो रीजनल वेरिएशन था वो भी हमें दिखा कि सेंट्रल एलिमेंट सेम है लेकिन रीजन के हिसाब से चेंजेस भी हो गए। इन 13,000 में से आधे पेजेस तो इसी बात पे डिवोटेड थे, जो ये रीजनल वेरिएशंस हुए ना, इन वेरिएशंस पे, क्योंकि हर बार आपको कहा ना कि जगह के हिसाब से लोगों के तौर तरीके, नॉर्म्स कि ऐसा ही होता होगा, वो बदल जाता है, तो उनके वहां पे उस तरीके की चीजें आपको देखने को मिलती हैं। In a sense, these variations are reflected of a complex process that shaped early social histories। कि social history कितनी complex है। Through dialogues between dominant tradition and जो main central plot है उसके और local ideas and practices, ये जब मिलती हैं दोनों चीजें, ये कितना कॉम्प्लिकेटेड कर देती हैं और इनसे मोमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एज वेल एज कंसेंसस, क्योंकि कहीं पे कोई बात मानी जाएगी और कहीं पे उस बात पे विवाद भी हो सकता है। प्राइमरीली हम हमेशा जो संस्कृत में लिखा गया कॉन्टेक्स्ट है
जो ब्राह्मण्स ने लिखा है, हम मानते हैं कि प्राइमरीली ये उस तरीके से डिराइव हुई थी महाभारत। सोशल हिस्ट्री फर्स्ट टाइम जब एक्सप्लोर किया हिस्टोरियंस ने 19th और 20th सेंचुरी में, दे टेंड टू टेक दिस टेक्स्ट एज फेस वैल्यू। उनको लगा कि यही मेन चीज है जो ब्राह्मण्स ने लिखा, संस्कृत में लिखा, और इसी को उन्होंने बिलीव करना शुरू कर दिया कि सब कुछ जो इसमें लिखा है वो प्रैक्टिस एक्चुअली होती होगी। कि अगर हम कह रहे हैं कि पांडव में 5 भाई थे और उनकी एक वाइफ थी, ठीक है, अगर ये संस्कृत टेक्स्ट में लिखा है हम मान लेते हैं कि ये सब एक्चुअल में होता होगा। जब स्कॉलर्स ने अदर ट्रेडिशंस को पढ़ना शुरू किया, जो महाभारत पाली में लिखी गई, प्राकृत में लिखी गई, तमिल में लिखी गई, या रीजन की लैंग्वेज में आपको मिली, जो रीजनल वेरिएशंस में हमें मिली, वो इंडिकेट करती थी कि जो आइडिया संस्कृत टेक्स्ट में लिखे थे, नॉर्मेटिव संस्कृत टेक्स्ट वर ऑन द होल रिकॉग्नाइज्ड एज अथॉरिटेटिव, कि मेन अथॉरिटी संस्कृत टेक्स्ट की ही थी। They also occasionally rejected and questioned. उन्होंने संस्कृत टेक्स्ट की अथॉरिटी को कहीं कहीं रिजेक्ट कर दिया, बिल्कुल नकार दिया, और कहीं कहीं पे क्वेश्चन भी कर दिया। तो अब हिस्टोरियंस को सोशल हिस्ट्री समझते वक्त इस चीज को ध्यान में रखना बहुत जरूरी था कि ऐसा नहीं है कि जो संस्कृत में महाभारत ब्राह्मण्स ने प्राइमरीली उस टेक्स्ट को लिख दिया वही अथॉरिटेटिव है। कहीं कहीं पे रीजनल वेरिएशंस में उस पे क्वेश्चन भी किया गया है और कहीं पे उसको नकार भी दिया गया है, रिजेक्ट कर दिया गया है। तो जब सोशल हिस्ट्री हम देखते हैं तो हमें इस चीज को ध्यान में रखना जरूरी है। किनशिप एंड फैमिली टाइज, हर राजा और उनके उस जगह पे किस तरीके की मैरिजेस होती थी, क्या प्रैक्टिसेस होती थी, अब इस बारे में हम देखेंगे। फैमिलीज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। फैमिली लाइफ अगर आप देखोगे तो वेरियस टर्म्स, नंबर ऑफ मेंबर्स एंड रिलेशनशिप विद वन अनदर एज वेल एज काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज दे शेयर। एक ही फैमिली के लोग जो खाना शेयर कर रहे हैं, रिसोर्सेज शेयर कर रहे हैं, साथ में रहते हैं, काम करते हैं, रिचुअल्स, कुछ ऐसे कोई त्योहार हो गया साथ में मनाते हैं, उन्हें हम फैमिली कह लेते हैं। फैमिली एक बड़ा नेटवर्क ऑफ पीपल होता है एंड टेक्निकली उनको किन फ्लॉक्स कहा जाता है। इन टाइज को नेचुरल और बेस्ड ऑन ब्लड। एग्जाम्पल के तौर से कुछ सोसाइटीज में कजिन्स को ब्लड रिलेशन माना जाता है, लेकिन कुछ सोसाइटीज में कजिन्स को ब्लड रिलेशन नहीं माना जाता। तो ये सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी करता है। अर्ली सोसाइटी में ये हिस्टोरियंस जितना समझ पाए हैं, उन्होंने ये माना है कि जो एलीट फैमिलीज, जो रिच क्लास फैमिली थी, उनके बारे में तो हमें बहुत इजीली पता चल जाता है, लेकिन जो ऑर्डिनरी लोग थे उनके बारे में जानना मुश्किल होता है। हिस्टोरियंस कोशिश करते हैं कि ये जान सकें कि एटीट्यूड कैसा होता था लोगों का फैमिली की तरफ या किनशिप की तरफ। ये इसीलिए जरूरी है क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि लोगों की सोच क्या थी। क्योंकि किनशिप के साथ आपके रिलेशंस कैसे हैं, उसी आइडिया से आपको पता चलेगा कि आप क्या एक्शंस लोगे। जैसे कि अगर हम मुगल एम्पायर में बात करें, हमें पता चलता है कि भाई वो राजा में मुगल एम्पायर, जैसे कि शाहजहां की बात करें तो उनका बेटा औरंगजेब अपने बाकी भाइयों को मार रहा है क्योंकि उसको अब नेक्स्ट मुगल एम्पायर बनना है। तो आपके रिलेशंस, आपकी थॉट कैसी है अपने किनशिप की तरफ, वही आपके एक्शंस को, आपके एटीट्यूड को डिस्क्राइब करती है। तो ठीक उसी तरह इस वक्त की भी उसी बात को समझने की कोशिश की जाती है। द आइडियल ऑफ पैट्रिलिनी। अब पैट्रिलिनी क्या होता है? ट्रेसिंग डिसेंडेंट फ्रॉम फादर टू सन, ग्रैंडसन एंड सो ऑन। जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य और उनके ग्रैंडसन है अशोका, ये पैट्रिलिनी है। लेकिन मैट्रिलिनी क्या होता है कि आप डिसेंडेंट ट्रेस करते हो मदर से, तो ये होती है पैट्रिलिनी और ये होती है मैट्रिलिनी। तो पी से पापा और पी से फादर की तरफ से जो ट्रेस हो रही है, एम से मदर और मदर से जो ट्रेस हो रही है, वो मैट्रिलिनी।
अब किनशिप रिलेशंस आइडेंटिफाई करने के लिए एट वन लेवल महाभारत इज अ स्टोरी, जिससे हम ये समझ सकते हैं क्योंकि इसमें हमें पता चला था कि लड़ाई होती है जमीन के लिए और पावर के लिए, कौन राजा बनेगा, किसको कितनी जमीन मिलेगी। दो ग्रुप ऑफ कजिन्स कौरव और पांडव के बीच में ये लड़ाई होती है, जो कि एक सिंगल रूलिंग फैमिली को बिलोंग करते हैं कुरुज एरिया में, एक प्रोमिनेंट जनपदा के जो एरिया में ये दो कजन ब्रदर्स हैं, ग्रुप हैं, और उनमें लड़ाई होती है। कॉन्फ्लिक्ट एक युद्ध, एक प्रॉपर बैटल होती है जिसमें पांडव जीत जाते हैं और आफ्टर दैट पेट्रिलिनियन सक्सेशन को क्लेम करते हैं। अब ऑल्दो पेट्रिलिनी एग्जिस्टेड प्रायर टू द कॉम्पोजिशन ऑफ एपिक, ये जो महाभारत की एपिक है इससे पहले भी पैट्रिलिनी यानी कि फादर का डोमिनेशन चलता था, कि राजा का बेटा राजा उससे पहले, और मतलब डोमिनेशन ऑफ मेल चल रहा है। लेकिन जो सेंट्रल स्टोरी ऑफ महाभारत है वो रीइंफोर्स द आइडिया दैट इट वाज वैल्यूएबल। अंडर पैट्रिलिनी सन्स कुड क्लेम द रिसोर्सेज ऑफ देयर फादर व्हेन दे लेटर डाइड। ये बात है, मैंने कहा ना राजा का बेटा राजा, एंड ये चीज क्या है कि आपके फादर का रिसोर्स किसको मिल रहा है, सन को मिल रहा है, और उसके बाद उसके ग्रैंड सन को मिल रहा है। तो आप देख रहे हो कि इसमें फीमेल कहीं भी रोल में नहीं आ रही है, तो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी की बात हो रही है, लेकिन उस वक्त यही चीज होती थी। मोस्ट ऑफ द रूलिंग डायनेस्टीज इसी सिस्टम को फॉलो करते थे। अब कहीं कहीं पे ऐसा हो सकता है कि उनका कोई बेटा ही नहीं हुआ, तब वो ऐसा होगा कि कुछ वेरिएशन हो सकता है, चेंज आ सकता है, एक्सेप्शनल केसेस हैं ये वाले। लेकिन इसके अलावा आपको जैसे ये कुरु का एरिया है, इसकी जब हम बात कर रहे हैं, ये वाला पूरा एरिया, आपने अगर महाभारत की कभी स्टोरी सुनी हो तो आपको हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, ये सब नाम आपको सुनाई देंगे, क्योंकि ये यही एरिया से रिलेटेड ये पूरी कहानी है। जब कोई सन नहीं है तो ऐसा एक्सेप्शनल केसेस में ऐसा हो सकता है कि भाई सक्सीड कर जाए, राजा बन जाए, या कोई और किंग्समैन कि भाई का बेटा या कोई और गद्दी पे बैठ जाए। पर बहुत एक्सेप्शनल केस होता था जब वुमेन को पावर मिलती थी, जैसे एक प्रभावती गुप्ता का एग्जाम्पल है कि उनके पास लैंड था, लेकिन इसके अलावा और किसी वुमेन का एग्जाम्पल नहीं आता। तो पैट्रिलिनी ही चलती थी, मेल डोमिनेशन ही चलता था, और ये कोई यूनिक बात नहीं थी, ये बहुत कॉमन था। मंत्रास और जो रिचुअल्स, जो ऋग्वेदा हमारी ओल्डेस्ट और फर्स्ट वेदा है, उसमें भी इट इज पॉसिबल कि दीज एटीट्यूड्स वर शेयर्ड बाय वेल्दी मेन एंड दोज हु क्लेम्ड हाई स्टेटस इंक्लूडिंग ब्राह्मण्स। सिर्फ ये चीज किंग के साथ नहीं होती थी, कोई भी रिच इंसान जिसका रिसोर्सेज हैं या कोई ब्राह्मण है, उसके सन को या उसके ग्रैंड सन को ही उसकी सारी पावर मिलती थी। तो ये बात सिर्फ किंग तक ही सीमित नहीं थी, हर रिच और वेल्दी इंसान पैट्रिलिनी को फॉलो करता था। ये बात ब्राह्मण्स के लिए भी मानी जा सकती है और किसी भी वेल्दी इंसान के लिए जो पावर शेयर करता है। अब मैरिजेस, ये टाइप्स ऑफ मैरिजेस लिखी हुई है यहाँ पे, एंडोगेमी, एक्सोगेमी, पॉलीगेमी और पॉलीएंड्री। इंडोगेमी refers to a marriage within a unit. This could be a kin group, caste or a group living in same locality. ये सपोज एक एरिया है, इसमें कुछ घर हैं, घर नहीं कह सकते आप, कह सकते हो कि एक ग्रुप ऑफ पीपल इकट्ठे रहते हैं, इनमें आपस में ही शादी हो जाती है, इसे कहेंगे इंडोगैमी। इंडो यानी कि अंदर खुद के ही किन फ्लोक में ही शादी करती। एक्सोगैमी मतलब इन्होंने एक बाहर दूसरा एरिया है वहां पे शादी की, तो एक्सोगैमी हो गया। ये जब अंदर ही कर रहे थे ये इंडोगैमी था, ये इंडोगैमी और ये एक्सोगैमी। पॉलियनी क्या है कि मैन हैविंग सेवरल वाइफ्स, और ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस होता था कि एक राजा की बहुत सारी वाइफ्स होती थी। पॉलियनी। पॉलीएंड्री जैसे कि द्रौपदी जिसके बहुत सारे हस्बैंड थे, तो वो पॉलीएंड्री हो गया। तो अब रूल्स ऑफ मैरिज, सन्स वर इम्पोर्टेंट
क्योंकि वो पैट्रिलनी, क्योंकि मैंने आपको कहा कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी थी, तो उसको कंटिन्यू करना है। जैसे मैंने कहा कि नहीं है कोई सन, तो फिर ब्रदर को, या पावर आपकी फैमिली के हाथ से निकल रही है, इसीलिए सन बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते थे। डॉटर्स को एक अलग तरीके से देखा जाता था, क्योंकि उनका कोई क्लेम नहीं होता था रिसोर्सेज। जैसे हमने कहा कि प्रभावती गुप्ता एक एग्जाम्पल है, एक्सेप्शनल एग्जाम्पल है। उनके अलावा किसी खास वुमेन के पास हमें रिसोर्सेज नहीं होल्ड करते थे मिली, तो उनका कोई क्लेम नहीं होता था घर के किसी भी रिसोर्स में। एट द सेम टाइम उनको उनकी शादी कर दी जाती थी। मैरिंग देम इनटू फैमिली आउटसाइड द किन वाज कंसिडर्ड डिजायरेबल। इस सिस्टम को एक्सोगेमी कहा जाता है। जैसे मैंने कहा कि ये एक एरिया है, इसने दूसरे एरिया में शादी कर दी, तो ये एक्सोगेमी हो गया। मैरिंग आउटसाइड मेंट कि जो यंग गर्ल्स या वुमेन हैं वो फैमिली से बिलोंग करती थी जो हाई स्टेटस, जो रिच फैमिली, जैसे कि किंग हो गया या वेल्दी रिच पीपल हो गए, उनकी लाइफ बहुत ज्यादा रेगुलेट की जाती थी कि उनको सही टाइम पे सही इंसान से उनकी शादी कर दी जाए। इससे कन्यादान या गिफ्ट ऑफ डॉटर का भी सिस्टम शुरू हुआ था, जो कि बहुत रिलीजियस ड्यूटी ऑफ फादर कंसिडर किया जाता है कि भाई कन्यादान करना है किसने, फादर ने, क्योंकि पैट्रिलिनी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी की बात है, तो सब कुछ मेल, फादर, सन, ग्रैंडसन, आपको वही करते हुए दिख रहे हैं। नए टाउन्स इमर्ज होने लगे और लाइफ कॉम्प्लेक्स होने लग गई। अब पीपल सामान खरीदने लग गए, बेचने लग गए, और अर्बन एरिया का तरीका आपको देखने को मिला। तो चीजें अब आपको यहाँ से कॉम्प्लेक्स होती हुई दिखेंगी। पहले बहुत सिंपल लाइफ थी, लोग गांव में रहते थे, खेती करते थे। उससे पहले तो खैर जंगल से जंगल घूमते ही रहते थे, लेकिन धीरे धीरे आपको कॉम्प्लेक्सिटी दिखेगी। और इस बात से जब आप देखोगे, आप क्वेश्चन करने लगोगे कि क्या सच में जो हम बातें आज भी मान रहे हैं, हमें उन प्रथाओं को करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। फेस्ड विद द चैलेंज द ब्राह्मण्स, अब कभी कभी ऐसा होता था कि किसी बात को जो ब्राह्मण्स ने कह दी, बाकी लोग चैलेंज भी तो कर सकते हैं कि हम इस बात को क्यों माने, तो वो प्रॉपर कोड्स बताते थे, बिहेवियर बताते थे जो आपको करना सही रहेगा। तो ब्राह्मण्स की बातों को फॉलो किया जाता था, बाकी सोसाइटी उनको फॉलो करती थी। 500 बीसीई से ये नॉर्म्स को संस्कृत टेक्स्ट में पहले ही ओरल होते थे। ये जो आपको नॉर्म्स बताए जा रहे हैं, ये ओरली वो कह देते थे और आपको मानने पड़ते थे। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने संस्कृत टेक्स्ट को लिखना शुरू किया, जो कि माना जाता है धर्म सूत्र या धर्म शास्त्र। इसमें वो सारे रूल्स लिखे हैं जो आपको एक्सपेक्टेड माना जाता है या आपको फॉलो करने चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ सच वर्क इज मनुस्मृति। और ये एमसीक्यू आता है कि मनुस्मृति कब कंपाइल हुई थी, तो 200 बीसीई से लेके 200 सीई के बीच में कहीं मनुस्मृति को कंपाइल किया गया था। ब्राह्मण्स इनके ऑथर्स माने जाते हैं एंड क्लेम्ड दैट देयर पॉइंट ऑफ व्यू हैड यूनिवर्सल वैलिडिटी, कि जो वो कह रहे हैं वही सही है और उस बात को सबको मानना पड़ेगा। अब रियल सोशल रिलेशंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि जो ब्राह्मण्स ने मनुस्मृति या धर्मशास्त्र या धर्मसूत्र में लिख दिया, सब उनकी बातों को ब्लाइंडली फॉलो करते होंगे। कुछ लोग रीजनली, जगह के हिसाब से चेंजेस होते हैं। कहीं कहीं पे ब्राह्मण्स का इन्फ्लुएंस बिल्कुल नहीं था, तो वहां वो अपने हिसाब से चलते थे, वो धर्मशास्त्र धर्मसूत्र को नहीं मानते थे। धर्मशास्त्र एंड धर्मसूत्र 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज को रिकॉग्नाइज करता है। इसमें से 4 को अच्छा माना गया है और 4 को बुरा। तो 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज आपको धर्मशास्त्र या धर्मसूत्र में दिखती हैं। 4 को अच्छा माना गया है और 4 को कंडेम किया गया है, यानी कि अच्छा नहीं माना गया है। जो इन बातों को प्रैक्टिस नहीं करते थे, यानी कि जो इन 4 टाइप की मैरिज को करते होंगे जिन्हें सही नहीं माना जाता, वो ब्राह्मण्स के नॉर्म्स को एक्सेप्ट नहीं करते होंगे। तो इसी में ही एक कॉन्सेप्ट आता है गोत्र का। गोत्र ऑफ वुमेन, ये भी ब्राह्मणिकल कॉन्सेप्ट है और प्रैक्टिस है, जो कि स्पेशली ब्राह्मण्स करते थे। ईच गोत्र वाज नेम्ड आफ्टर अ वैदिक शेप, जो हमारे वेदास के जो माना जाता है कि डिसेंडेंट्स हैं
हम लोग उनके, तो उनके थ्रू गोत्र के नाम आते हैं। 2 रूल्स अबाउट द गोत्र वर पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट, और ये बात आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक तो वुमेन वॉज एक्सपेक्टेड टू गिव अप द फादर्स गोत्र। पहली बात कि शादी के बाद वो वुमेन अपने फादर का गोत्र छोड़ देगी, और दूसरा वो अपने मैरिज के बाद अपने हस्बैंड के गोत्र की हो जाएगी। ठीक है, अपने गोत्र को छोड़ देगी। और दूसरा, सेम गोत्र के लोग शादी नहीं कर सकते। ये दूसरी पॉइंट है कि क्योंकि वो एक ही फैमिली से निकल कर आ रहे हैं ना, तो इसीलिए सेम गोत्र के लोग शादी नहीं करेंगे। अब ये बात सही में फॉलो होती थी या नहीं होती थी? Followed consider the name of men and women which was sometimes derived by गोत्र name. The name में से कि सतवाहनास who ruled over the western India and Deccan, उनका नाम भी ऐसे ही यहाँ से derive हुआ। Several of the inscriptions have been recovered which allow historians to trace कि family ties, क्या सच में वो लोग इन गोत्र की बातों को मानते थे? तो ये हमें इस तरीके के जो इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, इनसे भी हमें काफी कुछ पता चलता है गोत्र के बारे में। तो सम ऑफ दी सतवाहना रूलर्स पॉलिनिमी मानते थे, यानी कि उनकी एक से ज्यादा बीवियां होती थी। एंड एग्जामिनेशन ऑफ नेम्स ऑफ वुमेन जो इन सतवाहना रूलर्स से शादी करती थी इंडिकेट्स दैट नेम वाज डिराइव्ड फ्रॉम गोत्रास सच एज गौतमा, वशिष्ठा, देयर फादर्स गोत्र, उनके जो फादर के गोत्र थे उनसे उनके नाम डिराइव किए गए थे। एविडेंटली रिटेन दीज नेम्स इंस्टेड ऑफ अडॉप्टिंग देयर हस्बैंड्स गोत्र, जैसे कि ब्राह्मण्स के रूल के हिसाब से एक शादी के बाद आपको अपने फादर का गोत्र छोड़ना पड़ेगा और अपने हस्बैंड के गोत्र को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लेकिन सतवाहना रूलर्स के केस में उनकी वाइफ ऐसा नहीं कर रही हैं। तो व्हाट इज ऑल्सो अपेरेंट दैट सम ऑफ दी वुमेन एक ही गोत्र से बिलोंग करती थी। As is obvious, this ran counter to the ideal of exogamy. तो वो एक ही गोत्र से बिलोंग करती हुई वुमेन से भी शादी कर लेते थे। तो ब्राह्मण्स के टेक्स्ट इतने ज्यादा सब मान रहे थे ये जरूरी नहीं है। It exemplified an alternative practice that is endogamy और marriage within the kin group, कि भाई ये लोग एक्सोगेमी की जगह एंडोगेमी भी कर रहे थे। एक ही किन फ्लॉक में ही, मैंने आपको जैसे बताया कि कजन्स में ही शादी हो रही है, तो क्लोज निट कम्युनिटी रहती है, उस तरीके से भी हमें देखने को मिला। तो हम ये कह सकते हैं इतने सारी की सारी जो हमने बात अभी तक की कि ब्राह्मण्स के टेक्स्ट, धर्मशास्त्र, धर्मसूत्र जो चीजें लिख रहे हैं उनकी बातों को सब जैसा लिखा है वैसा फॉलो कर रहे हैं ये जरूरी नहीं है। कुछ लोग उसको एग्जैक्टली फॉलो नहीं कर रहे हैं, सब अपने तरीके से फॉलो करते हैं। और अभी तक हमने देखा कि पैट्रिलनी चल रही थी, यानी कि मेल डोमिनेशन था हर जगह पे। सन, ग्रैंडसन, फादर और ग्रैंडफादर, इन्हीं की बात चल रही थी। तो क्या मदर का कोई रोल नहीं था? वुमेन के पास तो कोई पावर ज्यादा थी नहीं, लेकिन मदर जो कि राजा की मदर है उसके पास तो कुछ पावर होनी चाहिए। तो अगले पार्ट में हम ये देखेंगे कि वर मदर्स इंपॉर्टेंट। इसमें भी हम सतवाहना रूलर्स का ही एग्जाम्पल लेंगे जिनका हमने ऊपर अभी गोत्र के एग्जाम्पल में लिया था कि क्या मदर्स के पास कुछ पावर थी भी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, कुछ भी यूजफुल समझ आया, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।